नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। मनरेगा घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 इंजीनियर की संपत्ति जब्त कर ली गई है। शशि प्रकाश, जय किशोर चौधरी पर आरोप है। दोनों आरोपी की 4 अचल संपत्ति जब्त की गई है। 22.47 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। अब तक 106.86 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां मनरेगा घोटाले में 2 इंजीनियर की संपत्ति जब्त की गई है। दोनों के नाम शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी, जिनके ऊपर आरोप। दोनों आरोपी की 4 अचल संपत्ति ईडी की टीम ने जब्त की है। 22.47 लाख रुपए की जब्ती भी हुई है। तो रांची में जमीन घोटाले में गिरफ्तार जेएमएम नेता अंतु तिर्की के साथ 4 आरोपी को ईडी की 5 दिन की रिमांड मिली है। अब ईडी अंतु तिर्की, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर से 5 दिन तक पूछताछ करेगी। कल कोर्ट में छुट्टी रहने की वजह से स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को आज ही पेश किया गया, जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट में 7 दिन की रिमांड मांगी थी। मंगलवार को ईडी की छापेमारी में इनके आवास से फर्जी दस्तावेज जब्त हुए थे, जिसके बाद सभी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए, कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है। 5 दिन तक ईडी की टीम पूछताछ करेगी। बड़गाई की जमीन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। झारखंड में आज से पहले चरण के लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 13 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में सिंहभूम, पलामू, खूंटी और लोहरदगा सीट पर वोट डाले जाएंगे। बात चेहरों की करें तो इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से, पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम, सिंहभूम से बीजेपी की गीता कोड़ा और लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव मैदान में हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से खूंटी से कालीचरण मुंडा मैदान में है। तो एक सीट पर किसकी लड़ाई किसके साथ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये लोहरदगा सीट समीर उरांव और सुखदेव भगत की लड़ाई। बाकी पलामू सीट की अगर बात करें तो आरजेडी की ममता भूया, सिंहभूम से जेएमएम की जोबा मांझी में टक्कर है। लोहरदगा लोकसभा सीट का कुछ हिस्सा गुमला में भी पड़ता है। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव को लेकर गुमला डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी अधिसूचना जारी की। नामांकन 25 अप्रैल तक होगा। 26 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी। 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नामांकन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पब्लिक हॉलीडेज और संडे को छोड़ करके 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। समीक्षा की तिथि 26 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है और जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे वो 29/4/2024 यानी 29 अप्रैल 2024 को अपराह्न 3 बजे से पहले नाम वापसी कर सकते हैं। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात प्रति का आवंटन 29/4/2024 होगी 3 बजे अपराह्न को कर दिया जाएगा। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन की तिथि 13 मई 2024 सुबह 7 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक को लेकर जो भी हमारे नॉमिनेशन जो कार्यालय है उसके अगर आसपास जो निषेधाज्ञा लागू की गई है उस पर हम लोग सख्ती से अनुपालन कराएंगे। जो ड्रॉप गेट्स है वहाँ पे पुलिस और अफसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो शेष जो हमारे पहले से जो नियम लागू है वो उसको हम लोग कड़ाई से अनुपालन करें। खूंटी जिले में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस से कालीचरण मुंडा ताल ठोक रहे हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोटर को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रही है। ऐसे में चुनाव कौन जीतेगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा जी हैं और कांग्रेस से कालीचरण मुंडा है। दोनों में काफी टक्कर है और
ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा के अंतर से हार जीत हो सकता है, बहुत करीबी, चूंकि पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ था जो 1200 के वोट से अंतर से हार जीत हुआ था। एक तरफ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा जी हैं और एक तरफ कालीचरण मुंडा। दो मुंडाओं के बीच में बिरसा मुंडा की धरती अभी उलगुलान की ओर जा रहा है और कोई नहीं बता सकता है कि किसके हाथ किसके सर पर ये ताज। हम हैं अभी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला में और यहाँ खूंटी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अर्जुन मुंडा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों जीत हासिल करने के लिए अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। अब ये कौन जीतेगा ये मतगणना के बाद ही तय हो पाएगा, या कह सकते हैं कि दो मुंडाओं के बीच खूंटी लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर एनडीए गठबंधन ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने पर जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि हमारा उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार है, बस ऐलान होना बाकी है। उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करने पर बीजेपी ने भी इंडी अलायंस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम के पास उम्मीदवार ही नहीं है। वो शारीरिक रूप से वृद्ध हो गए हैं, राजनीति में पुराने माहिर हैं, इसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अपने दल की इज्जत रखना उनका भी काम है। वो जानते हैं कि झारखंड में भाजपा छोड़ के कोई जीतने वाली नहीं है। उनके पास जो भी कैंडिडेट थे पूरे उनके दल के लोग बूढ़े हो गए हैं अथवा सोरेन परिवार के गुलाम हो गए हैं। सोरेन परिवार में जो चाहेगा वही होगा और बाकी यहाँ के जो स्थानीय लोग उनका कोई वैल्यू उनके दल में नहीं है। इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि लेट से क्या मतलब है आपसे, जिसका लेट, हमको लेट से मतलब नहीं है। लेट तो उसका लेट हो रहा है, उसका लेट क्यों हुआ है जो 5 प्रत्याशी का बदलने का काम किया है और उन प्रत्याशी को गूंगा जैसे बैठा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। एनडीए से मनीष जायसवाल हजारीबाग से उम्मीदवार हैं और एनडीए अलायंस से जेपी पटेल उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर के मन में क्या है और उनके मुद्दे क्या है, इन सारे सवालों पर जनता से बात की संवाददाता जावेद खान ने। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में इस बार का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के मांडू विधानसभा क्षेत्र के खुज्जू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो बताएंगे कि इस बार का जो मतदान करेंगे किन मुद्दों पर करेंगे। सीधे हम कुछ मतदाताओं से बात, इस पर क्या सोच करके आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा होगा हम लोगों का और हम लोग चाहेंगे कि विकास हो हम लोगों का क्षेत्र में, जो काम नहीं हुआ है वो काम हो। इस बार तो मेन मुद्दा तो बेरोजगारी जिस तरह से है, रोजगार ही एक अहम मुद्दा होगा और खास करके इस जिले का जो एजुकेशन सिस्टम ठीक है। सोच रहे हैं इस बार वोट देने का एक ही कारण हो सकता है, शिक्षा को और स्वास्थ्य को ऊपर के लिए और ले जाए, तभी वोट दिया जाना चाहिए। उसी को वोट दीजिएगा। क्या नाम है? सरिता। इस बार वोट देने जाएंगे? जी। क्या मन में चल रहा है? चल रहा है यही कि अबरी अच्छा हमारा देश विकास हो, अच्छा देश हमारा झारखंड अच्छा हो। मत तो देना ही है, लेकिन मुद्दा यही रहेगा कि विकास हो हमारे यहाँ क्षेत्र का, स्वास्थ्य का हो, एजुकेशन का हो, बंद सारी कॉलेजियाँ जो पड़ी हुई है वो खुले, बेरोजगारी दूर होगी। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक लोकतांत्रिक देश में जनता का काम सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है। जनता को 5 साल को क्या होना का वो आदमी उम्मीदवार को बताना चाहिए, सिर्फ जनता वोट देने के लिए नहीं रहे। ऐसे में हजारीबाग में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां कुमारडुंगी में एक कच्ची दीवार गिर गई है। मलबे में दबने से 2 बच्चे की मौत हो गई है। अंधारी गांव के पांडुसाई टोला की यह घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं, जहां कुमारडुंगी में कच्ची दीवार गिरी है, मलबे में 2 बच्चे दबे, उनकी मौत हो गई। अंधारी गांव के पांडुसाई टोला की घटना सामने आई है।
गोड्डा की सुंदर पहाड़ी में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई। घटना सुंदर पहाड़ी के बड़ा डंगापाड़ा की है। पुलिस अपराधी पेनाडीक के घर छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान एक युवक को भागता देख पुलिस ने संदेह में फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और एसआईटी का गठन कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बड़ा भाई थे जो जिसका मर्डर हुआ है वो अमरापड़ा गए थे। आज अमरापड़ा से करीबन 6 बजे पहुंचे और हम लोग 6 बजे पहुंचने के बाद हम लोग 6:10 तक हम लोग साथ में बैठे हुए थे घर में। भाभी बोली कि खाना खा लो, नहीं भैया बोले कि नहीं लेटरिन करके आ जाते हैं तब तक तुम खा लो, नहीं हम भी बैठे हुए थे। तभी ये लोग पुलिस वाला सब ये लोग बटालियन वाला नहीं है, पुलिस थाना का ही है, थाना का पुलिस है, थाना का पुलिस है। ये लोग गया अचानक कैसे आया उन लोग के सामने और पूछा भी नहीं कैसे के पूछा भी नहीं, पकड़ा बाहर। उसके बाद 2 थप्पड़ बोला दिया था और फायरिंग किया। एक फायरिंग का आवाज सुना था, उसी में तो पकड़ने के लिए गए तो फायरिंग कैसे किया? मतलब उधर से भी फायरिंग हुआ था क्या? मतलब अपराधी की तरफ कोई किस तरह नहीं, उस तरह का कोई घटना नहीं। और देखिए इस मौत के बाद कई सवाल भी है। न्यूज़ 18 पूछता है कि आप पूरी तैयारी से पुलिस से नहीं गई थी। सवाल यह भी है कि भागते युवक के कंधे में आखिर गोली कैसे लगी? और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि पैर पर गोली मारने के नियम की अनदेखी क्यों हुई? गोड्डा में पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने पुलिस को दी जा रही ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाए। पुलिस के किस तरीके का वो मैनुअल का पालन करते हैं कि एक इनोसेंट व्यक्ति की मौत हो गई, ये बहुत ही संगीन मामला है। ह्यूमन राइट कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तत्काल जो दोषी पुलिसकर्मी अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, एक तो आपसे अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, दूसरे आपकी गोली से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। हद कर दिया आपने। गोड्डा की घटना को कांग्रेस प्रवक्ता ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ है और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं और निर्दोष किसी कीमत पर फंसेगा नहीं। शासन ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इस तर्ज पर सरकार चलती है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी दोषियों पर कार्रवाई की जाए। और आज से बड़ी खबर है, जैक की 10वीं का रिजल्ट कल सामने आ जाएगा। दोपहर 12 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैट्रिक में 4,21,678 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 1 महीने पहले रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो समय से काफी पहले ये रिजल्ट जारी हो रहा है। 4,21,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। तो कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट जैक की 10वीं का सामने आ जाएगा। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में ड्रग्स सप्लायर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स तस्करी में शामिल 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जब्त ब्राउन शुगर की बनावट कुछ अलग है, ये सॉलिड पार्टिकल में मिला हुआ है और ये ड्रग्स की सप्लाई दूसरे राज्य से झारखंड में हुई है। गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है और हम लोग के द्वारा जो है इनके मेन सोर्स तक जो है वो बताया गया है कि मेन सोर्स कौन है, उस पर भी छापेमारी करने के लिए हमारी टीम निकाली गई है। अभी फिलहाल तीनों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। एक जुबनाइल को जो है बाल सुधार। लोहरदगा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान डीजे से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 36 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटना के बाद केंद्रीय महावीर मंडल समेत कई हिंदू संगठन और व्यापारी संघ ने दुख जताया है और लोहरदगा में बंद का आह्वान किया, जिसका असर शहरी क्षेत्र में देखने को मिला है। के साथ में घायलों के परिवार के साथ में, इसलिए मैंने एक आह्वान के जगह में आग्रह किया था कि लोहरदगा के व्यापारी कम से कम पहली बेला अपने दुकानों को बंद रखे। और मुझे बहुत ही मतलब ये लगा, अच्छा लगा कि व्यापारी साथ में है और 90% व्यापारी स्वतः स्फूर्त दुकान को बंद रखे हुए हैं, श्रद्धांजलि दिए हुए हैं। और केंद्रीय महावीर मंडल का पूरा टीम मृतक परिवार के साथ है, घायलों के साथ है। हम लोगों के पास जो भी फंड है चंदा का, उसमें हम लोगों ने फैसला ले लिया है कि मृतकों के परिवार को उससे मदद करेंगे, घायलों के परिवार को मदद करेंगे, उससे सारे लोगों का जो भी हो सकता है इलाज करेंगे।
बोकारो में पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के चाला गांव में पथराव और आगजनी के बाद तनाव का माहौल है। पूरे गांव में धारा 144 लगा दी गई है। यहां रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति को लेकर विवाद हुआ था। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाला गांव में पुलिस बल की तैनाती है और पथराव आगजनी हुई थी, जिसके बाद से तनाव का माहौल सामने आया था। जुलूस निकालने वालों ने थाने में आवेदन दिया था, लेकिन इसके बाद भी जुलूस को लेकर लिखित अनुमति नहीं देने का पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है। और जायजा लिया है संवाददाता मृत्युंजय ने। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के जाला गांव में कल उस समय धार्मिक उन्माद फैल गया जब जो जुलूस है रामनवमी का वो इसी सड़क से होकर गुजर रही थी। आप देख सकते हैं कि उसके बाद से ही पूरे जो गांव में है वो एक धारा 144 लगा दिया गया है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मामला यह था कि गांव में जब भी हिंदू और मुस्लिम कोई भी त्यौहार मनाते हैं उससे पहले थाने में एक आवेदन देकर उसकी परमिशन लेते हैं, लेकिन थाने में आवेदन देने के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा कोई किसी तरह की लिखित इजाज़त नहीं दी गई। और जब यह धार्मिक जुलूस पार हो रहा था तो यही वह जगह है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले 1 घंटे तक बहस हुई और परमिशन की मांग जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन जब परमिशन नहीं दिखाया गया उसके बाद से पूरी स्थिति बिगड़ी और पुलिस की मौजूदगी में पथराव शुरू हो गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक विफलता यहाँ सामने आई है, हम कह सकते हैं कि अगर पुलिस संजीदा रहती, जिला प्रशासन संजीदा रहता तो इस तरह की घटना यहाँ नहीं होती। लेकिन आखिर बिना परमिशन के जुलूस कैसे निकल रहा था यह बड़ा सवाल है। लेकिन गांव की माने तो यह गांव जो है हिंदू और मुस्लिम का एक सद्भाव वाला भी गांव है और यहाँ लगातार कोई भी जुलूस निकलता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सबसे पहले गांव में बैठक होती है, उसके बाद से यह जुलूस निकाला जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह नहीं हुआ, जिसके कारण जो पूरा गाँव है आज 144 के अंदर में सिमट कर रह गया है और लोग सब घरों के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से लोगों को भी रोकने का काम कर रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी भले रात में बैठकों का दौर जारी रखे, लोगों से बातचीत की, लेकिन अगर संजीदा रहती, अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती और बोकारो में इस तरह का जो माहौल एक बिगड़ने का एक जो मैसेज गया है वो कम से कम नहीं होता। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को किस प्रकार से देखती है ताकि जो एक बार फिर से आपसी सौहार्द जो है लोगों का बना रहे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18। हजारीबाग और बोकारो जिले में उपद्रव की घटना सामने आई है, जिससे लेकर बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सुन रहे थे पुलिस की तैयारियां चल रही हैं महीने भर पहले से रामनवमी को लेकर, ईद को लेकर, फिर ऐसा क्यों हुआ कि रामनवमी के समय सौहार्द बिगाड़ा गया? कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के इस महापर्व में, और खास करके जब रामलला 500 वर्षों बाद विराजमान हुए तो इस बार उत्साह चरम पर था, तो उस समय कौन ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व जो खलल डालना चाहते थे इस रामनवमी के उत्साह में? जो रामनवमी का एक पर्व है, भगवान राम की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, तमाम झारखंड के लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन भाजपा जैसी पार्टियों को यही मौका मिलता है, उनको लगता है कि हम धार्मिक उन्माद फैलाकर कहीं कुछ विवाद खड़ा करके अपना वोट बैंक बना लें। इस प्रकार की घटना का लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है और हमें लगता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर धर्मों का आदर होता है और स्वाभाविक तौर पे कुछ उपद्रवी अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे करके समाज का सौहार्दिक वातावरण को अगर खराब करना चाहेंगे तो ये भी होने नहीं दिया जाएगा। अब खबर गिरिडीह से है, जहां रामनवमी के मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा चौक के पास भव्य जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। जुलूस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जमशेदपुर में चैती दुर्गा पूजा का समापन हो गया है और आज मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। मां दुर्गा की विदाई से पहले महिलाओं ने सिंदूर खेला की परंपरा निभाई। सिंदूर खेला के दौरान महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाने के बाद एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना मां दुर्गा से करती नजर आई। दुर्गा पूजा और इसमें
चैती दुर्गा पूजा, जो असल में बोला जाता है यही असल पूजा है चैती दुर्गा पूजा। शरदकालीन बाद में हम लोग इसको शुरू किए हैं, लेकिन असल पूजा यहीं पे है और ये शुरू हुआ इस साल के लिए। तो मैं अपनी बच्ची को गोद में लेके बोली कि माँ तुम अपना दर्शन करा दो, तो फिर उसमें हम आए। उसके बाद फिर माँ दुर्गा को हम सिंदूर लगाए, फिर मीठा खिलाए, फिर पान खिलाए, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत लोग यहाँ आए हैं, सबके साथ सिंदूर खेल रहे हैं, इतना सारा मतलब लोग हैं, अच्छा लग रहा है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, चंदू वापस आते हैं।